अब बात दिल्ली की करते हैं, जहां पर एक मर्डर ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 25 साल के आकाश को 32 बार चाकू से गोदकर मार डाला गया। आकाश मर्डर केस में पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है। दिल्ली मर्डर केस में मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। आकाश को 32 बार चाकू मारा गया था। आकाश से 1 महीने पहले झगड़े का बदला लिया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सीने पर चाकू, गर्दन पर चाकू, पीठ पर चाकू से हमला, पेट पर चाकू से वार, कमर पर चाकू से अटैक, पूरे शरीर पर चाकुओं से दनादन प्रहार। दिल्ली के मंगोलपुरी में आकाश को आजाद हैदराबादी और उसके दोस्तों ने 32 बार चाकू गोदकर हत्या कर दी। तीन बदमाशों ने 30 सेकंड में 25 साल के आकाश के शरीर को चाकू गोदकर छलनी कर दिया। इंसाफ मिलना चाहिए। अगर उसको इंसाफ नहीं मिला तो मीडिया कुछ नहीं और पुलिस भी कुछ काम की नहीं। ये फालतू के चोचले फिर तो ये उसको इंसाफ नहीं मिला। मेरे भाई को इतना बड़ा, छोटे से इतना बड़ा करा, उसको मारने के लिए करा। चाकूबाजों से अपनी जान बचाने के लिए आकाश गली की तरफ भागा। एक घर में छिपने की कोशिश की ताकि जान बच जाए, लेकिन दबंग उसे खींचकर घर से बाहर लेकर आ गए। सीसीटीवी में साफ साफ दिख रहा है कि 3 बदमाश आकाश के ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं। तीनों के हाथ में चाकू है। तीनों आकाश के ऊपर दनादन चाकुओं से वार कर रहे हैं। आकाश घर की चौखट पर गिर जाता है। बदमाश उसे खींचकर गली में लाते हैं, फिर जमीन पर पटककर आकाश के ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करते हैं। सिर पर, चेहरे पर, पैर पर, पीठ पर चाकुओं से प्रहार कर रहे हैं। आकाश खून से लथपथ हो गया है। चीख चीख कर जान की भीख मांग रहा है, लेकिन ये हत्यारे रुक नहीं रहे हैं। चाकू से आकाश पर लगातार हमला किए जा रहे हैं। आकाश अपनी जान बचाने के लिए एक बार फिर से उठता है और घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है ताकि उसकी जान बच जाए, लेकिन बदमाश फिर भी नहीं मानते हैं। वो घर की चौखट पर ही आकाश पर चाकू से हमला किए जा रहे हैं। कौन लड़के हैं और उसका पहले से ही फ्रेंड सर्कल था और उनको पहले से जानते थे, यार दोस्त थे वो उनके। और जैसे कि बताया जा रहा है कि हनुमान जी की वो मूर्ति लगा रहा था, वहाँ पे वो बैठा था, तो 4 लड़कों में उनके हाथ में 2 चाकू थे। उन्होंने 32 बार उस पर वार करा है। उसने भागने की भी कोशिश करी है। उसके साथ भाई के साथ 2 भाई और थे, वो भाग गए। इसका पैर स्लिप हो गया। तो उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई है, वो भी हमने पुलिस को दी है कि उन्होंने कैसे वो घर के अंदर घुस रहा था, फिर वो घर से बाहर निकाल के उसको बेरहमी से मारा है। चाकूबाजी की इस घटना को देखकर गली में अफरा तफरी मच जाती है। बदमाशों के हाथ में चाकू देखकर गली में मौजूद लोग डर जाते हैं, अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन जब बदमाश आकाश को नहीं छोड़ते हैं तो आसपास मौजूद लोग शोर मचाने लगते हैं। तभी एक शख्स अपने घर से लठ लेकर बाहर निकलता है। लठ देखकर ही बदमाश भाग खड़े होते हैं। पूरी वारदात को जब अंजाम दिया जा रहा था तो इलाके के कुछ यहाँ पर लोकल लोग हैं जिन्होंने लाठी डंडों से हमलावरों को भगाने की भी कोशिश की ताकि आकाश की जान बच सके। क्या नाम है सर आपका? देव कुमार। दीप जी, कल कितने बजे की वारदात है, क्या हुआ? 7 बजे की बात है सर। वो चिनाई चल रही थी चबूतरे की। उसके बाद भाई भी सब गए, सब खत्म हो गया। उसके बाद 7 बजे वो ऐसी झगड़ा चल रहा था पार्क में, पता नहीं क्या हुआ। वो बच्चा भागता हुआ आया, खूनम खान था, तो बच्चा नहा आके गिर गया। वो बच्चा गिरने के बाद वो दरवाज़ा बंद करने लगा। मैं ऊपर से देख रहा था तो उस बच्चे से वो दरवाज़ा बंद नहीं हुआ और वो हमलावर उसको चक्कू से बाहर करते ही चले जा रहे थे। पार्क से वो लड़का भागता हुआ, वो पार्क के अंदर ही उसे 5, 7, 10 चाकू लगे हुए थे, खूनम खून था। वो इस दरवाजे के अंदर आते ही वो गिर गया। गिरने के बाद उससे दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, फिर उन्होंने खींच के बाहर मारा। जब शोर मचा तो मैं अपने कमरे से लठ लेके बाहर निकला, उनके पीछे भागा
तब वो भागे लड़के, लेकिन तब तक उसके ज्यादा चाकू लग जब चुके हम थे। चिल्लाए नहीं कि भी बच्चे को मार दिया, हमलावर हो रहे हैं, जब भी भाई बाहर निकल के आए लठ लेके भगे, जब तक वो भग गए। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है, जिसे देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी में बदमाश पुलिस से कितना बेखौफ है। उनमें पुलिस और कानून का डर बिल्कुल भी नहीं है। चाकूबाजी के पीछे पार्क में पीपल के पेड़ के नीचे चबूतरा और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करने का विवाद बताया जा रहा है। विवाद के बाद चबूतरे का निर्माण रोक दिया गया था। पुलिस ने मना किया कि बिना परमिशन के पार्क के अंदर आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। ये बात लगभग 5 साढ़े 5 बजे की है, जब पुलिस और एमसीडी ने इन लड़कों को यहां पर मना किया। आकाश के जानने वाले ही कुछ लड़के, जिसमें से कुछ नाबालिग भी हैं और कुछ बालिग भी हैं, 18-19 साल के लड़के हैं, वो पार्क के अंदर ही लगभग 1.5 से 2 घंटे मौजूद रहे और उसके बाद आपस में कहासुनी हुई। 3 से 4 लड़कों ने आकाश नाम के लड़के के ऊपर 4 से 5 चाकू इसी पार्क के अंदर मारे। उसके बाद आकाश अपनी जान बचाने के लिए इस पार्क से बाहर निकला। बाहर निकलने में, क्योंकि पार्क के पास ही यहाँ पर ये पूरा रिहायशी कॉलोनी है, रिहायशी कॉलोनी में उसने लोगों से जान बचाने की कोशिश की कि लोग होंगे तो कम से कम उसकी जान बच जाएगी, हमलावर फरार हो जाएंगे। लेकिन जो हमलावर थे वो बहुत ज्यादा डेस्परेट थे इस हत्या को अंजाम देने के लिए। आकाश जो है भागते हुए यहां तक पहुंचा। यहां पहुंचने के बाद ये जो घर उसे खुला हुआ मिला, इस घर के दरवाजे को भी आकाश ने खोलने की कोशिश की, अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जो 4-5 लड़के थे उन्होंने आकाश को बाहर की तरफ घसीटा और बाहर घसीटने के बाद दोबारा से यहां पर बाइक के पास उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से दोबारा हमला किया। और इतना ज्यादा ब्लड निकल गया कि अस्पताल के अंदर आकाश की मौत हो गई। आकाश के ऊपर बदमाशों ने इतनी बार चाकू से अटैक किया कि अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आकाश की हत्या करने वाले बदमाशों में नाबालिग भी शामिल हैं। आकाश अपने पिता के साथ कचौड़ी का ठेला लगाता था। अब बेटे की हत्या के बाद पूरा परिवार सदमे में है। एक पार्क के अंदर मंदिर के चबूतरे बनाने को लेकर बैठे हुए थे, जानते थे एक दूसरे को, लेकिन आप परिवार की हालत समझ सकते हैं। ये आकाश के पिता हैं और इन पर क्या बीत रही होगी। इनका जवान लड़का, पूरा इस वक्त मातम का यहाँ पर माहौल है और हर कोई एक ही बात कर रहा है कि सख्त कार्रवाई जो है वो उन आरोपियों के खिलाफ की जाए। एक ही लड़का था मेरा कमाने वाला, ये तो बेचारे के 15-16 ऑपरेशन रखे, एक गुर्दा पे चल रहा, रेड़ी लगाते थे और पार्क में लेके ऐसी बुरी तरह चक्कू गोद गोद के मारा जाती कोई आदमी। और ये किराए का मकान है बेटा, बता क्या इंसानियत है इन सब लोगों की। जो बता, पहले जो कमाने वाला बच्चा था उसी को ऐसी बेदर्दी से मारा। बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है, जहां पर जसडीहा और मधुपुरा के बीच में रेल हादसा हो गया है। गोंडा आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस टक्कर की चपेट में 2 मोटरसाइकिल सवार भी आए हैं, लेकिन ट्रेन की रफ्तार कम होने की वजह से जान बच गई है। हादसे के बाद से रेल सेवाएं इस रूट पर बाधित बताई जा रही हैं। ट्रेन की रफ्तार मौके पर राहत बचाव कार्य इस वक्त जारी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरीके से ट्रक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। दरअसल रेलवे ट्रैक को ये ट्रक पार कर रहा था, इसी दौरान दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन से इसकी टक्कर हो गई है। यहाँ पर फाटक बंद नहीं था रेलवे का, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। 2 मोटरसाइकिल वाले भी इसकी चपेट में आ गए हैं। जब यह हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन की रफ्तार इतनी जरूर थी कि कुछ दूरी तक ये ट्रक घसीटता हुआ चला गया। हालांकि रफ्तार इतनी ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से हादसे की तीव्रता कम बताई जा रही है और किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है, ये खबर सामने आ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देवघर के जसडीहा थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक पर गुरुवार को ये आज बड़ा हादसा हुआ है। आसनसोल जा रही गोंडा आसनसोल पैसेंजर ट्रेन की टक्कर ट्रक से हो गई है। बिहार में पुलिस वालों पर हमला किया गया है। हाजीपुर में पुलिस शराब माफिया को पकड़ने गई थी, लेकिन आधी रात पुलिस की पिटाई हो गई। पुलिस वाले जान बचाने के लिए भागते नजर आए।
रात के अंधेरे में भीड़ पुलिस वाले को घेर रखी है। भीड़ पुलिस वाले के साथ धक्का मुक्की कर रही है। भीड़ पुलिस वाले को जान से मारने पर उतारू है। पुलिस वाला अपनी जान बचाने के लिए सरकारी बंदूक लहरा रहा है ताकि भीड़ डर जाए और उससे दूर चली जाए। दबंगों ने न सिर्फ पुलिस टीम पर हमला किया बल्कि हथियार छीनने की भी कोशिश की गई। पुलिस वालों को जान से मारने की कोशिश हुई। अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वाला बार बार भीड़ से दूर रहने को बोल रहा है, लेकिन भीड़ पुलिस वाले के साथ लगातार धक्का मुक्की कर रही है। पुलिस वालों को थप्पड़ों से पीटा जा रहा है। रात के अंधेरे में पुरुष से लेकर महिलाओं तक पुलिस वालों से बदसलूकी कर रहे हैं। पुलिस वाला सरकारी पुलिस जीप के साथ है, खाकी वर्दी पहने हुए है, ऑन ड्यूटी पर है, लेकिन इसके बाद भी दबंग पुलिस पर हमला कर देते हैं। रंगदारी झाड़ेंगे। ऐसे कैसे हटाएंगे? आप क्या समझ कर रखे आदमी लोग? क्या बिना गलती बोले जाएंगे? बिना गलती के जाएंगे? बिना गलती के झाड़ेंगे आप? बिना गलती क्या किया? सबूत बताइए, सबूत बताइए आप। पुलिस वाले के चेतावनी के बाद भी भीड़ उसके साथ मारपीट करती रही। इसके बाद पुलिस वाले ने बंदूक निकालकर फायरिंग करने की भी वार्निंग दी, लेकिन भीड़ पुलिस वाले की जान लेने पर तुली हुई थी। आखिरकार पुलिस वाले ने हवाई फायरिंग कर अपनी जान बचाई। नाम बताइए, नाम बताइए पहले। पुलिस वाला जैसे ही हवाई फायर करता है, दबंग उसे दौड़ाकर पकड़ लेते हैं और वर्दी पहने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर भीड़ टूट पड़ती है। पुलिस वालों के साथ यह मारपीट बिहार के वैशाली जिले के राघोपुर में हुई। यह वही राघोपुर है जहां से तेजस्वी यादव विधायक हैं। बिहार पुलिस पर हमले का यह वीडियो 19 जनवरी का है, जब देर रात पुलिस की टीम एक शराब माफिया नवल राय के ठिकाने पर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन नवल राय के गुर्गों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमला करने वालों में महिलाएं भी शामिल थीं, जिसमें जुड़ावनपुर थाने में तैनात पुलिसकर्मी धीरेन्द्र कुमार घायल हो गए। जुड़ावनपुर थाना अंतर्गत एक रेड हुआ था शराब कारोबारी को पकड़ने के उपरांत जो है वहाँ पे पुलिस पर हमला किया गया वहाँ के लोगों के द्वारा। इसी क्रम में जो है पुलिस आत्मरक्षा में वहाँ पे हवाई फायरिंग भी एक की है। उसके उपरांत जो है प्राथमिकी दर्ज किया गया है पुलिस की तरफ से, और उसमें 19 लोग को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार करके अभी न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। दरअसल जोड़ावनपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर पश्चिमी रजिस्ट्री टोला में शराब खरीद बिक्री की सूचना पर पुलिस छापेमारी के लिए पहुंची थी। इस दौरान शराब माफिया नवल राय के घर के पास बैठे 2 संदिग्ध शराबियों को पुलिस ने धर दबोचा। इनमें से एक शराब माफिया नवल राय का भतीजा था, जबकि दूसरा उसका ड्राइवर था, और इन्हीं को छुड़ाने के लिए दबंगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के पहाड़पुर पंचायत में पुलिस पर हमला हुआ। पुलिस इस गांव में पहुंची थी शराब का अवैध कारोबार करने वाले नवल राय की तलाश में। ये है नवल राय का घर, और नवल राय की तलाश में यहाँ पर पुलिस पहुंची। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो नवल राय के बेटे को पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा एक दूसरे लड़के को जब पुलिस ने अपनी गाड़ी में बिठा लिया तो लोगों ने हमला कर दिया। लोग इस बात से नाराज थे कि पुलिस बेवजह पकड़ कर ले जा रही है, और इसी दौरान पुलिस ने यहाँ पर हवाई फायरिंग की। एक वीडियो सामने आया है जिसमें ये दिख रहा है कि ठीक इसी जगह से पुलिस हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग कर रही है, और उसके बाद यहाँ पर काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। लगातार जो गांव के लोग थे वो पुलिस से उलझ रहे थे, और उसके बाद जिन 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा था वो पुलिस की गिरफ्त से छूट गए। पुलिस यहां से चली गई। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। शराब बेचना तो छोड़िए, शराब पीना भी गुनाह है, और ऐसे में नवल राय शराब का अवैध कारोबार धड़ल्ले से कर रहा था। शराब तस्करी की शिकायत पर पुलिस बीते 3 दिन से नवल राय के गांव में तलाशी अभियान चला रही थी। पुलिस जब आई यहाँ पर तो उस समय क्या हुआ, क्या बोल रही थी पुलिस? पुलिस मतलब कुछ नहीं हुआ था, अथी कर रहा था सीएनजी वाला, जैसे कि आया गाड़ी चला कर 7:30 बजे, और वो अथी कर रहा था, मतलब कि चार्जर में लगाने जा रहा था कि बस हाथ धक्का उसको गाड़ी में बैठा लिए। तो ये कौन आदमी था? पुलिस थे। नहीं, सीएनजी वाला कौन था?
गांव के है, गांव का। पुलिस नवल राय की तलाश में आई थी, उसकी पत्नी की तलाश में। ऐसी रोड में भी तो कोई रहता है, चलते रहता है तो किसी को भी उठा के सब बैठा लेते हैं। धाका मुंह सूंघ का बैठा लेता है। अच्छा, मुंह को सूंघा, मुंह के सूंघ का बैठा। बिहार में अभी भी शराब माफिया चोरी छिपे अवैध रूप से शराब का कारोबार कर रहे हैं, लेकिन 10वीं बार सीएम बनने के बाद सुशासन बाबू नीतीश कुमार लॉ एंड ऑर्डर पर खासा ध्यान दे रहे हैं। इसमें शराब माफियाओं पर नकेल कसना सबसे बड़ी चुनौती है। और पुलिस राघोपुर के जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र में शराब माफिया को पकड़ने पहुंची थी, लेकिन उसके गुर्गों ने पुलिस पर हमला कर दिया। मतलब कि जैसे कि नवल की पत्नी सोए हुई थी, उनको घर में से उठा के जबरदस्ती ले गए हैं। अच्छा। हाँ। तो फिर बाद में पुलिस आई, उस समय ले जा सकी या उसी समय ले गई? बाद में 1:30 बजे रात में। अच्छा, दूसरी बार फिर पुलिस आई? हाँ, दूसरी बार 70-80 को पुलिस बैठा लेते हैं। लोग गाँव में दारू न बिका है, ये जाने लोग दारू बिका। 7:05 में आए। 4 दिन से यहाँ पर के लोगों के कारण कुछ भी नहीं कर रहा था, मतलब आके छापेमारी करता था 3 दिन से लगातार, है ना। और घर में घुस जाती थी, कुछ मिला नहीं। उसके बाद एक भाई मेरा मोबाइल थी कोठली में लेके देख रहा था, वो बाहर निकला और उसको पकड़ के बोला, डायरेक्ट गाली के भाषा में दोरगवा जी बोले कि बैठो। डायरेक्ट बोला कि दारू बेचता है और शराब बिक ही नहीं रहा है कहीं पे भी। अभी जाके खोज लीजिए, पूरा जिला प्रशासन आके ढूंढ ले, कहीं पे हम लोग के घर में मिल जाएगा। तो पुलिस का आरोप तो यही है कि नवल राय जो है वो शराब का कारोबार करता है। नहीं, पहले उन पर एक केस है, बस उसी के कारण है। कारोबार अब नहीं होता है वैसा, नहीं, अब वैसा नहीं है। पुलिस अब शराब तस्कर नवल राय और उसकी पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में 19 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। झारखंड में हुए रेल हादसे का वीडियो सामने आ गया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे ट्रेन की ट्रक से टक्कर हो गई है। रेलवे क्रॉसिंग पर गोंडा आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन की ट्रक से जोरदार भिड़ंत हुई है। टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि ट्रेन के इंजन का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इस हादसे के बाद रेल सेवाएं इस रूट पर बाधित बताई जा रही है। जैसी डीहा और मधुपुर के बीच टक्कर हुई है। बताया जा रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से ट्रेन को सिग्नल नहीं दिया गया। बावजूद इसके ट्रेन डाउन लाइन पर आती चली गई और रेलवे फाटक पर ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद ट्रक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसकी चपेट में 2 मोटरसाइकिल्स भी आई हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस घटना में ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। 2 मोटरसाइकिल उसी के नीचे आ गई हैं। गनीमत रही है कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है और ट्रेन में सवार यात्री भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए, ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो उस वक्त रिकॉर्ड हुई होंगी कैमरे में, जहां पर ट्रेन अपनी स्पीड से डाउन लाइन पर आ रही होती है। इसी दौरान ये ट्रक जो कि सामान से भरा हुआ था, इस रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था। शायद ट्रक ड्राइवर को ये अंदाजा ही नहीं था कि दूसरी तरफ से ट्रेन रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रही है और अचानक से दोनों ही वाहनों में टक्कर होती है। ट्रेन इस ट्रक को टक्कर मारती हुई आगे निकलती है। ट्रक पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। 2 मोटरसाइकिल भी इसकी चपेट में आई है। देखिए किस तरीके से ट्रेन आ रही होती है और ट्रक से उसकी भिड़ंत हो जाती है। दरअसल यहाँ पर रेलवे फाटक जो था वो बंद नहीं था, जिसकी वजह से ना तो ट्रक चालक को ये पता चला कि ट्रेन उधर से आ रही है और ना ही यहाँ पर रेलवे को किसी तरह का सिग्नल मिला ताकि जो लोको पायलट हैं वो इस ट्रेन को रोक सके और इस वजह से ये भिड़ंत यहाँ पर हुई। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर ट्रेन की रफ्तार और ज़्यादा होती, इस ट्रैक पर वाहनों की और ज़्यादा आवाजाही होती तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। ये बड़ी लापरवाही जो इस वक्त आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। घटना के वक्त रेलवे फाटक पूरी तरह से बंद ही नहीं था, जिसकी वजह से सामान से लदा हुआ ये ट्रक इस फाटक को पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी तेज रफ्तार पैसेंजर ट्रेन फाटक पर आई और ट्रक से उसकी भिड़ंत हो गई। इस वक्त यूपी के फतेहपुर से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करते हैं, जहां पर सीनियर वकील और जमींदार जयराज मान सिंह की हत्या के बाद वकीलों का गुस्सा फूटा है। जयराज मान सिंह की गर्दन काटकर हत्या की गई है। जयराज मान सिंह की हत्या के विरोध में वकीलों ने कोर्ट परिसर और सड़क पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। 21 जनवरी को जयराज मान सिंह का शव खेत में मिला था।
गले पर कट के निशान भी मिले थे। इस हत्याकांड के पीछे करोड़ों रुपए की जमीन बताई जा रही है। अभी नहीं आएंगे जी। तो प्रशासन के प्रति यहां पर वकीलों का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया। जमकर नारेबाजी जिला प्रशासन के खिलाफ यहां पर की जा रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यूपी के फतेहपुर में पिछले 7 दिनों में 5 हत्याएं हो चुकी हैं, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। कारोबारी की हत्या के बाद वकीलों का गुस्सा फूटा। आप देखिए किस तरीके से प्रशासन से यहाँ पर नोकझोंक भी हुई है। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी वकीलों की तरफ से की गई है। अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे, जहां पर भोजशाला को लेकर एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने आ गए हैं। 23 जनवरी को जुमा भी है और वसंत पंचमी का त्योहार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला परिसर में वसंत पंचमी पर पूजा और जुमे की नमाज दोनों की अनुमति दी है। पूजा का मुहूर्त सुबह 1 बजे तक का है और नमाज की इजाजत 1 से 3 बजे तक की है। दोनों के अलग अलग एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। 8000 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती भी इस दौरान की गई है। भोजशाला में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये पूरा विवाद खड़ा हो गया है? देखिए भोजशाला का सच। भोज उत्सव समिति के जो महाप्रबंधक है हेमंत दोराया जी, और उनसे हम बात करते हैं। सर, ये शिलालेख है, ये शायद प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। प्राकृत भाषा में लिखे हुए ये शिलालेख हैं। जब 1902 में अंग्रेज शासनकाल में भोजशाला के आसपास खुदाई की गई, तब ये अनेक शिलालेख निकले। इसका जो पहला अक्षर है आप देख सकते हैं कि ओम नमः शिवाय से चालू होता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे ये लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय आप स्पष्ट पढ़ सकते हैं। इसके बगल में ये गणेश जी भी बने हुए हैं। ये जो गणेश जी बने हुए हैं, जिस प्रकार से हम विराम देते हैं किसी वाक्य के बाद, ये वो विराम का चिन्ह है। आप पूरे शिलालेख में देख सकते हैं, जहाँ जहाँ विराम लगा हुआ है वहाँ गणेश जी की आकृति बनी हुई है। देखिए आप, यदि आप इसको स्पष्ट देखें तो ये खुदी हुई प्रतिमा है, किंतु यदि ध्यान से देखेंगे तो आपको माँ वाग्देवी का पूरा स्वरूप दिखाई देगा इसके अंदर। अच्छा, इसको जब इस इमारत में हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, तो उस समय हमारे कई प्रतीक चिन्हों को नष्ट किया गया था। उसमें से एक चिन्ह ये भी है, यहाँ पर माँ वाग्देवी है। इस प्रकार से हमारे देवालय में सबसे ऊपर गणेश जी की प्रतिमा होती है। यहाँ पर भी उस समय गणेश जी की प्रतिमा थी, जिसको खंडित कर दिया गया। आप नीचे की ओर जाइए, सबसे नीचे, तो आपको प्रतीक चिन्ह शंख दिखेगा, जो कि किसी मस्जिद में नहीं होता, केवल मंदिर में होता है, देवालय में होता है। उसी प्रकार से आप ये 2 प्रतिमाएं देख सकते हैं, जय और विजय की, जो केवल हमारे मंदिरों में होती है। अभी जब 2 साल पहले माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से उत्खनन कार्य हुआ था, तब केवल इसी कमरे में से 58 प्रतिमाएं निकली है। जी, और ये क्या? ये नंदा दीप रखने का स्थान है। जब लाइट नहीं होती थी, उस समय प्रकाश की व्यवस्था के लिए यहाँ पर अखंड दीप जलता था। गोमुख जैसा है, गोमुख में जल की धारा गिरती थी, और ये यज्ञ हवन कुंड में लगा हुआ था, जहाँ से इसमें से घी की धारा गिरती थी। अच्छा। और यज्ञ हवन कुंड में का भाग है वो। और ये मूर्तियाँ, ये खम्बे, ये हमारे यज्ञशाला के चारों ओर विशाल खम्बे लगे हुए थे। ये वो खम्बे हैं। इसके अंदर कुबेर जी की प्रतिमा भी निकली है, सरस्वती की प्रतिमा भी निकली है, जो आज मांडव के संग्रहालय में कैद है। ये इसमें कुछ खंबे में मूर्तियां दिख रही हैं। ये इस खंबे में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि भगवान की आकृतियां दिख रही है, मूर्तियां दिख रही है, गणेश जी दिख रहे हैं, सब स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ये यहीं से निकला हुआ अंग है। इसका मतलब ही ये है कि इसको जब भोजशाला को आतंकियों ने जब इसको नष्ट भ्रष्ट किया, अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में जब इसको तोड़ा गया, तो ये सब यहाँ पर दबा दिए गए। बाद में उत्खनन के दौरान ये प्राप्त हो गए। आइए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट बांग्लादेश की तरफ से किया गया है। आईसीसी से मांग खारिज होने के बाद बीसीबी का ये फैसला सामने आया है। 1 दिन की मोहलत दी गई थी और अब फैसला सामने आ चुका है। बांग्लादेश ने ये मांग की थी कि उसके मैचेस भारत से बाहर करवाए जाएं, लेकिन आईसीसी ने इस मांग को खारिज किया था। कल वोटिंग भी हुई थी। वोटिंग में भी बीसीबी को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि उसके पक्ष में सिर्फ 2 वोट ही पड़े थे, जिसके बाद 24 घंटे की मोहलत बीसीबी को दी गई थी कि वो ये फैसला करे
कि वो T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं या नहीं। और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें बताया गया है कि T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट बांग्लादेश की तरफ से किया जाएगा। समीप हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समीप, बीसीबी की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है, बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में नहीं होगा। बिल्कुल, और बहुत अच्छा फैसला है ये आईसीसी का कि ये बॉयकॉट करने का जो सिलसिला शुरू हुआ था ये बंद करना बहुत जरूरी था। भारत पाकिस्तान के बीच भी ये लगातार चलता हुआ रहा था। पाकिस्तान बोल रहा था कि मैं हिंदुस्तान में नहीं खेलूंगा, फिर हाइब्रिड मॉडल बन गया था, इसके बाद हाइब्रिड मॉडल भी नहीं बनेगा। लेकिन खबर ये है कि बांग्लादेश का हाल ये हो गया कि खिलाड़ी खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पर जो है वहां के मिनिस्ट्री, वहां के जो बांग्लादेश सरकार है, उन्होंने जो ये ठान लिया कि हमारे डिग्निटी का इशू है, हम यहाँ पे खेलने नहीं जाएंगे। मुद्दा कुछ और था, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाला गया तो वो आईपीएल पर केस करे, बल्कि वर्ल्ड कप पर ये जो है ये लड़ाई लेकर यहां पर आ गए। और एक बहुत बड़ा झटका है बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए और बहुत बड़ी गलती यहां पर बांग्लादेश ने की है। एक दिन की मोहलत दी थी आईसीसी ने। कल 16 सदस्य थे आईसीसी के दुबई में और आईसीसी के प्रेसिडेंट भी और सीईओ भी अभी हिंदुस्तानी है। इसके बावजूद ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि उन पर कहीं बायस्ड होने का इल्जाम लग जाए, वो कोई ऐसा फैसला यहां पर ले जहां पर बांग्लादेश को थोड़ा फेवर किया जाए। लेकिन बहुत बड़ा फैसला आईसीसी का कि खेलना है तो खेलो वरना जाओ घर। अब स्कॉटलैंड को यहां पर मौका मिलेगा। स्कॉटलैंड यहां पर आएगी, 21वीं टीम थी जो इटली से हार गई थी जिसकी वजह से उनको जगह नहीं मिली थी। तो अब स्कॉटलैंड यहां पर खेलेगी और बांग्लादेश को पूरा 24 घंटे का टाइम दिया गया था, मोहलत दी गई थी और बांग्लादेश ने कहा था हम नहीं खेलेंगे। और ये तय था कि वो नहीं आ सकते क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने इसको एक इज्जत का साख की लड़ाई बना ली थी और अब वो यू टर्न नहीं ले सकते थे क्योंकि कहीं ना कहीं वहां के आवाम को जो है ना सरकार ने एक तरह से ये क्रिकेट का मुद्दा पॉलिटिकल बनाकर उनके इमोशंस के साथ खेलने वाला काम किया है। क्रिकेट को साइड में रख दिया, क्रिकेट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाया बांग्लादेशी सरकार ने और ये बॉयकॉट किया गया है। बॉयकॉट पहले भी हुए हैं। मैं एक और चीज बता दूं, ओलंपिक्स में बॉयकॉट आज 1980, 1984 हर समय हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कभी वेन्यू नहीं बदले और ये आईसीसी ने पहली बार ये सख्त कदम उठाया है कि आपको नहीं आना है तो मत आओ, वेन्यू नहीं बदला जाएगा। बिल्कुल, देखिए आईसीसी से पहले भी कड़ा रुख अपना चुका था समीप, जब इस मांग को खारिज किया गया कि चाहे सुरक्षा कारण आपको जरूर लग रहे हो, आप महफूज महसूस ना कर रहे हो भारत आने के लिए, लेकिन वेन्यू में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। एक और बात मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहती हूँ कि बांग्लादेश लगातार जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, पहले वेन्यू बदल दीजिए, फिर ग्रुप स्टेज में हमारी टीम्स बदल दीजिए, हमारा ग्रुप ही बदल दीजिए, यानी कि तमाम कोशिशें की गई, लेकिन बांग्लादेश को जब ये लगा कि आईसीसी अपना रुख नहीं बदलने वाला है तो आखिरकार बाहर जाने का फैसला। जी वही, ये पॉलिटिकल पूरा का पूरा गेम इन्होंने कर दिया। यहाँ पर क्रिकेट को इन्होंने सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया यहाँ पर, अगर आप देखें। और दूसरी चीज सुरक्षा की अगर बात करें, यहाँ पर सुरक्षा पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये थी, व्यूअर्स को हम पहले भी बता चुके हैं इंडिया टीवी पर, मैं फिर दोहरा देना चाहता हूं कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी एजेंसी ने पूरा सुरक्षा का यहाँ पर मुहैया वो किया था, निरीक्षण किया था और उसके बाद जो यहाँ पर सुरक्षा का जो स्टेटस था, उन्होंने कहा था कि सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हिंदुस्तान में कोई खतरा नहीं है, बहुत लो दिया था। जबकि पाकिस्तान जिन्होंने बांग्लादेश को सपोर्ट किया यहाँ पर, उनमें डेंजर का जो लेवल है बहुत हाई दिया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया को हाल में अब वर्ल्ड कप के बाद बायलैटरल सीरीज खेलने जाना है। पाकिस्तान उनका साथ दे रही थी, पाकिस्तान कह रही थी हमारे यहां आकर खेल लो। बांग्लादेश को लगा कि शायद पाकिस्तान भी हमारे साथ मिल गई है, हम भी मिल गए हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर यहां पर थोड़ा सा हाथ मरोड़ सकते हैं। कल जब वोटिंग हुई थी, 16 में से सिर्फ 2 ही वोट बांग्लादेश के हक में पड़े, एक पाकिस्तान का और एक खुद उनका, और बाकी सारे के सारे वोट आईसीसी के हक में गए हैं कि वेन्यू में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, 21वीं टीम जो है स्कॉटलैंड को यहां पर जगह दी जाए। तो सिक्योरिटी का भी जो मुद्दा उन्होंने उछाला था वो भी बेकार चला गया। एक्चुअली सरकार अब करे तो क्या करे, अगर वो यू टर्न ले ले तो वहां की बांग्लादेश की सरकार की ऐसा हालत हो गई है कि नाक कट जाए, मतलब इम्पैसेज जिसको कहते हैं, वो अब इधर भी नहीं है और उधर भी नहीं है, उनके पास कोई और मरता क्या ना करता। उन्होंने यही कहा कि अब हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे यहाँ पर और बॉयकॉट करते हैं, और ये अच्छा एक कदम आईसीसी ने उठाया। आगे से ऐसी जो हरकत कोई भी देश करे तो कम से कम वेन्यू में बदलाव और उनके साथ कोई ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट जो है नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, तो एक तरीके से पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड आप इसे फैसला बता रहे हैं, जहां पर बांग्लादेश सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि T20 का हिस्सा बांग्लादेश की टीम नहीं होगी। बीसीबी को जो समय दिया गया था उस समय सीमा में ही यह फैसला ले लिया गया है। बहुत शुक्रिया समीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। यूपी पुलिस में आधार करके अगर अंडरग्राउंड हो जाओगे तो कानून मुनादी वाला एक्शन करेगा, जिसके बाद घर जमीन जायदाद जब्त होंगे और फिर कुर्की होगी। भदोही में इसका एक एग्जाम्पल भी देखा गया है। धर्म परिवर्तन करने की कोई भी साजिश करेगा तो इलाज एनकाउंटर वाला ही होगा, क्योंकि योगी राज में निर्देश लाउड और क्लियर है, क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस।
सुनो सुनो सुनो, सूचित किया जाता है कि थाना गोपीगंज जनपद भदोही में यूपी में जो सोचता है कानून से बचकर भाग जाएगा, उसको भदोही की मुनादी सुननी चाहिए। वांछित फरार अभियुक्त पलटू सेठ उर्फ आनंद सेठ पुत्र मुरली सेठ निवासी कैम्ब्रिज अकादमी के बगल हनुमानगढ़ी थाना गोपीगंज जनपद भदोही के विरुद्ध माननीय न्यायालय से 82 CRPC उद्घोषणा जारी की गई है। ये पलटू सेठ का घर है। पलटू सेठ फरार है। पुलिस से आंख मिचौली खेल रहा है, लेकिन पुलिस अब सीधे पलटू सेठ के घर पहुंच गई है। पलटू सेठ के परिवार को, पलटू सेठ की गली में, पलटू सेठ के मोहल्ले को, सभी को बता रही है क्या होने वाला है। जो लाउड स्पीकर भदोही में गूंज रहा है, यह पूरे यूपी के लिए एग्जाम्पल है। अगर कोई क्राइम करने के बाद अंडरग्राउंड होने की सोचेगा तो घर के बाहर ऐसे ही लाउड स्पीकर गूंजेगा। यूपी में क्रिमिनल्स के खिलाफ बुलडोजर और एनकाउंटर के साथ ही क्रिमिनल्स की रीढ़ तोड़ने के लिए अब मुनादी भी करवाई जा रही है। मिर्जापुर में क्या हो रहा है वो भी देख लीजिए। मिर्जापुर का फरीद भी पुलिस से फरार था। कई बार की वार्निंग के बाद भी सरेंडर करने नहीं आया। जब पुलिस इसके पास पहुंची तो फरीद एक पैर पर आ गया। फरीद मिर्जापुर में जिम चलाता है। जिम तो केवल एक बहाना है, बल्कि यह जिम की आड़ में धर्मांतरण वाली साजिश रचता था। पहले जिम में आने वाली लड़कियों को निशाना बनाता, फिर उनके साथ धर्मांतरण वाला प्लान एक्टिवेट करता। फरीद के साथ साथ धर्मांतरण के इस प्लान में शामिल इसके 4 दूसरे साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मेरठ के उजैद के मकान पर भी नोटिस चिपका दिया है। 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस और एटीएस ने मेरठ में उजैद के इसी घर पर रेड मारी थी, जिसका अब सीसीटीवी सामने आ गया है। मिली जानकारी के मुताबिक रेड की जानकारी के बाद उजैद घर पहुंचा था। वो नोटिस देखकर फरार हो गया। उजैद साजिद के उस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा था जिसे साजिद ने कट्टरपंथ के लिए बनाया था। साजिद युवाओं को कट्टरपंथी बनाता था। साजिद का कनेक्शन पाकिस्तान से भी मिला है, इसीलिए अब उजैद का भी इलाज जल्द ही कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से राजस्थान और हिमाचल तक खूंखार तेंदुए का आतंक मचा हुआ है। शिकार की तलाश में तेंदुए जंगल छोड़ रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। गांव तो छोड़िए, शहर में भी तेंदुए की चहलकदमी बढ़ गई है। बस्ती में, कॉलोनी में, घरों में जाकर ये तेंदुए अटैक कर रहे हैं, जिससे दहशत का माहौल है। हालात ये है कि लोग रात को घर से निकलने में डरने लगे हैं। वन विभाग को जहां भी तेंदुए के होने की खबर मिलती है, उसे पकड़ने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जंगल छोड़कर शहरों का रुख तेंदुए क्यों कर रहे हैं? आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। तेंदुआ है। तेंदुआ। हाँ। बहराइच में आदमखोर ने घर में घुसकर दहशत मचा दी। सुल्तानपुर में जंगली जानवर के जाल में फंसा तेंदुआ। शिमला में घर की सीढ़ियों पर टहलता दिखा तेंदुआ। लखीमपुर में आदमखोर ने 4 साल के मासूम को मार डाला। शहर शहर तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। उत्तर प्रदेश से राजस्थान और हिमाचल तक तेंदुए का टेरर है। शिकार की तलाश में तेंदुआ शिमला के रिहायशी इलाके में भी घूम रहा है। देखिए, दबे पांव बड़े आराम से घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है। थोड़ी देर रुकता है, फिर चढ़ने लगता है। धीरे धीरे यह घर की दूसरी मंजिल तक पहुंच गया, लेकिन जब इसे शिकार नहीं मिला तो उतर कर बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। जिस वक्त तेंदुआ सीढ़ियों पर था, घर के लोग अंदर ही मौजूद थे। लेकिन यह पहली घटना नहीं है जब तेंदुआ रिहायशी इलाके में घूम रहा है। डॉगीज की शिकार के लिए शहर में घुस आते थे तेंदुए। रात का वक्त है, घर के अंदर लोग आराम से सो रहे हैं और बाहर आंगन में तेंदुआ बड़े आराम से टहल रहा है। शिकार की तलाश में इस कोने से उस कोने तक, उस कोने से इस कोने तक घूम रहा है। ये तेंदुआ दिखा यूपी के बहराइच में। मटेही गांव के किसान नेता मलकीत सिंह के घर में घुस आया। अंधेरे में सिर्फ इसकी आंखें चमक रही हैं। खतरे को भांपकर घर के पालतू
डॉगीज जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। घर वाले जब बाहर झांकते हैं तो तेंदुआ बड़े आराम से टहल रहा है। जैसे ही टॉर्च की रोशनी तेंदुए की तरफ की, वो खेतों की तरफ भाग निकला। लेकिन घर में तेंदुए को देखकर लोग खौफ में हैं। वन विभाग को इसकी खबर दे दी गई है। तेंदुआ है। हाँ, तेंदुआ। हाँ। शिकार के लिए ये तेंदुआ गांव में घुस गया, लेकिन खुद शिकार हो गया। तेंदुआ पे करे राजू, कुछ नहीं करे। तेंदुआ कैसे चुपचाप बैठा हुआ है, बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं है। बीच बीच में पूंछ हिला रहा है। इसकी चुप्पी की वजह है जाल। गांव वालों ने जंगली सुअर से फसल को बचाने के लिए जाल बिछाया था, लेकिन सुअर की बजाय तेंदुआ जाल में फंस गया। ये तस्वीरें हैं यूपी के सुल्तानपुर की है। लोगों को लगा कि जाल में सुअर फंसा है, लेकिन जब पास जाकर देखा तो उसमें जंगली सुअर नहीं, तेंदुआ था। तेंदुओं को देखकर लोग दहशत में आ गए। खबर मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। यूपी के मुरादाबाद में डबल मर्डर से तनाव का माहौल है। एहतियातन इलाके में पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है। अरमान काजल एक दूसरे से प्रेम करते थे। काजल के परिवार को ये पसंद नहीं था। काजल के पिता और भाइयों ने मिलकर अरमान को मार डालने की साजिश रची। प्लानिंग के तहत अरमान को घर बुलाया गया, एक कमरे में बंद किया गया। अरमान और काजल दोनों को मार दिया गया। उसके बाद दोनों की डेड बॉडी को 2 किलोमीटर दूर ले जाकर गाड़ दिया गया। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो डेड बॉडी को निकाला गया है। पुलिस ने काजल के पिता और 2 भाइयों को इस मामले में अरेस्ट किया है, तो वहीं तीसरा भाई फरार बताया जा रहा है। अरमान के परिजन इन सभी पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उस लड़की का घर है, लड़की के घर वालों ने उस लड़के को बुलाया, ऐसी जानकारी दी जा रही है। जो लड़का पक्ष है उसका ये कहना है कि हमारे बेटे को बुलाया गया यहाँ पे और बुला के उसके बाद हमारे बेटे को मार दिया गया। और न सिर्फ उस लड़के को यहाँ पे मारा गया है, बल्कि उस लड़की की भी यहाँ पे हत्या की गई और उसकी डेड बॉडी को यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर हाईवे के पास एक मंदिर है, उसके पीछे ले जाके मिट्टी के अंदर में गाड़ दिया गया। और उसका घर मैं दिखा रहा हूँ कि ये वो लड़की का घर है और बिल्कुल इसके साथ में वो लड़की का घर है। सामने जो आपको दिख रहा है वो हिस्सा वो लड़के का घर है। सिर्फ एक दीवार का बीच में एक दीवार है इस बीच में और कुछ नहीं, लेकिन एंट्री यहां से नहीं है। एंट्री आगे गांव में घूम के दूसरी तरफ से जाते हैं। ये अरमान अली का घर है और ये काजल सैनी का घर है।